लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री पटरी पर आनी शुरू हुई थी कि किसानों ने खुद पटरी पर आके उन्हें ऐसी टक्कर मारी कि वह दोबारा पटरी से उतर गए। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री ने दिन रात एक कर प्रोडक्शन कर उत्पाद तैयार किए और अब ट्रांसपोर्टेशन रेल ट्रैक जाम होने से दूर दराज के राज्यों में मटेरियल की डिलीवरी नहीं हो पा रही। इसके साथ ही व्यापारी राज्य में ना आने के चलते ऑर्डर देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्री के सामने इस साल अपने तैयार माल को बेचने के लिए चुनौती खड़ी होगी। इस मुद्दे पर बात करते हुए जालंधर के उद्योगपति तुषार जैन ने बताया कि ये व्यापारी वर्ग की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि उसको धरना देना नहीं आता। केंद्र सरकार ने लिखित में तो नहीं पर मुंह जुबानी ये जरूर कहा है कि एमएसपी जो है वो नहीं हटाई जाएगी। तो सर, किसानों ने कह दिया कि हम तो नहीं हटेंगे, तो कंटेनर जो रुके हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, जो कंटेनर है उसमें व्यापार का तो नुकसान है ही है, पर आज की डेट में खेतीबाड़ी को भी नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें हमारी जो फर्टिलाइज़र्स हैं या डीएपी है, पावर प्लांट है, इन सबको जो एक रॉ मटेरियल चाहिए है वो इन ट्रेनों के माध्यम से ही आ सकता है। अच्छा, ये नहीं है कि काम हो नहीं रहा है, पर उसकी एक जो गति है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है और जो काम 1 रुपये में होना चाहिए वो अब 1.5 रुपये में हो रहा है, 2 रुपये में हो रहा है। तो इसमें ओवरऑल पंजाब का ही नुकसान है। लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा मंदी रही, अब उसके बाद ये हालात आ गए। जो दिवाली सीजन था या अब न्यू ईयर आ रहा है, तो उस पर क्या लगता है कि यही मंदी बरकरार रहेगी? देखिए, जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एक वही सेक्टर है जिसने लॉकडाउन के दौरान परफॉर्म किया है और हिंदुस्तान की 70% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर के बेस पे ही चलती है। तो अगर एग्रीकल्चर चलता है तो उससे रिलेटेड कई सारी और चीज़ें जैसे गाड़ियों की सेल है या फिर स्कूटर मोटरसाइकिल की सेल है या फिर एग्रीकल्चर मशीनरी की सेल है या इसके रिलेटेड और भी कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी व्यापारी हैं तो वो उनका इस टाइम काम बड़ा ही है। अगर हम बात करें जालंधर के यूनिट्स की तो रबर चप्पल के यूनिट्स का काम अच्छा हुआ है, जिम के यूनिट्स का काम अच्छा हुआ है। पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो जालंधर के रबर गुड मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान इस चीज़ का है कि जो रॉ मटेरियल बाय ट्रेन आना चाहिए वो मटेरियल बाय रोड आ रहा है या लेट आ रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल की शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। अगर हम लोहे के माल के रिगार्डिंग बात करें तो कई अच्छी कंपनीज़ का माल जैसे विशाखा का, टाटा का, भूषण का जो कॉइल्स हैं, बड़ी बड़ी कॉइल्स हैं, वो ट्रेन के माध्यम से ही आती हैं। अब क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा ट्रेन में, इसलिए जैसे हम एक कास्टिंग यूनिट्स की बात करें, जालंधर में लगभग 500 के करीब कास्टिंग यूनिट्स हैं। तो जो देग इस्तेमाल होती है वो देग से ढलाई होती है, ढलाई से पाइप फिटिंग के पुर्जे बनते हैं, ट्रैक्टर पार्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। अब वो देग का जो रेट है वो पंजाब में कम्पिटिटिव नहीं रहा है क्योंकि बाय रोड माल मंगाने के लिए हमें भाड़ा ज़्यादा खर्चना पड़ रहा है। इस चीज़ का बहुत भारी नुकसान इंडस्ट्री को हो रहा है। हालांकि इंडस्ट्री इस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर के वजह से जो बूम में आ रही है, ट्रैक्टर पार्ट्स की हो, चाहे ऑटो पार्ट्स की हो या और किसी भी फील्ड की हो, उसको नुकसान सिर्फ रॉ मटेरियल की रेट ज़्यादा होने की वजह से कंपटीशन करने में उनको अपना मुनाफा छोड़ के ग्राहक को किसी ना किसी तरीके से माल पहुंचाना पड़ रहा है। तो जैसे ईपीसी कह रहा है कि अगर ज़्यादा देर तक ऐसे हालात रहते हैं तो इंडस्ट्री को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि माल अंदर भी भरा जा रहा है, बाहर जो कई कंटेनर भी भर चुके हैं, अब गाड़ियाँ जा ही नहीं रही, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले तो हमें इस चीज़ की ही प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि जो कंटेनर्स हैं, खाली कंटेनर्स हैं, उनकी एक शॉर्टेज हिंदुस्तान में नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट में चल रही है, जिसके कारण सरकार ने 1000 कंटेनर अप्रॉक्सीमेटली पर वीक इंपोर्ट करने के बारे में, या मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कंटेनर, खाली कंटेनर इंपोर्ट करने के बारे में रिसेंटली डिसीजन लिया है। उससे एक कंटेनर की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया जो है वो बढ़ेगी। परंतु जो कंटेनर हमारे यहाँ पे लुधियाना में आने हैं या जो खाली कंटेनर बाय रेल आने हैं वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सपोर्टर्स को खाली कंटेनर दिल्ली या आसपास के और स्टेट से मंगाने पड़ रहे हैं और उसका खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। पर अब ये प्रथा जो है इसके ऊपर भी लगाम लगा दी है। कैसे? जो शिपिंग लाइंस हैं वो कह रही हैं कि जिस पोर्ट से आप खाली कंटेनर उठाएंगे उसी पोर्ट पे आपको क्लियरेंस करानी है, जबकि हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारा CHA के साथ संबंध एक पर्टिकुलर पोर्ट पे बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर CHA लुधियाना में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करके बैठा और उसका लुधियाना में काम करने का एक स्टाफ
इस्टेब्लिश्ड है, उसका एक दबदबा है और सब कुछ है। अब उसको अगर हम जाके बोले कि गुड़गांव में हमारा कंटेनर क्लियर करा दे तो वो इतना ईजी नहीं है। तो कई जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो यहाँ से डायरेक्ट कंटेनर अब मुंद्रा भेजना शुरू कर दिया, पर खाली कंटेनर की अवेलेबिलिटी में तो देखो प्रॉब्लम है ही है। तो खाली कंटेनर लाने और भरा हुआ कंटेनर भेजने में लगभग 50,000 रुपये तक का एक नुकसान हर एक्सपोर्टर को झेलना पड़ रहा है, और वो 50,000 हमारी अपनी जेब से जा रहा है, और हम मजबूर हैं क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट हमारे कस्टमर के साथ है माल सप्लाई करने की। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो खाली कंटेनर की अवेलेबिलिटी भी कम होने से हिंदुस्तान में जो फ्रेट लाइंस के रेट हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली दुगने हो चुके हैं कुछ समय में। तो अब ये समझ लीजिए कि अगर लॉकडाउन के दौरान हमने कोई कस्टमर से कोई ऑर्डर लिया था तो एट पार ही वो जा रहा है या फिर नुकसान ही हो रहा है। और हैंड टूल इंडस्ट्री का भी हमारे पास रिटर्न में एक रिप्रेजेंटेशन आया था कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पर कंटेनर। तो ऐसा काम करने का फ़ायदा क्या जिसमें कि हमें कुछ प्राप्ति ना हो। तो सरकार को तो सिर्फ यही देखने में लगता है कि हाँ जी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारा जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है या जो भी और उसके साथ लगती सेवाएं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, बट जो उद्योगपति ये काम को इतनी मेहनत से अंजाम लेके आ रहा है उसको बाय द एंड ऑफ द डे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, और वो आगे जाके तरक्की कैसे करेगा जब उसको पैसे नहीं बचेगा, इस बारे में आई थिंक सरकार को अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो दूरअंदेशी की कमी है। जैसे किसानों ने तो कह दिया कि हम तो ये सरकार को कह रहे कि आप व्यापारियों का सुने, क्या आप व्यापारियों ने भी कोशिश की सरकार से बात करने की कि कुछ किस चीज़ का हल निकाले, कब तक ऐसे ही इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? देखिए, व्यापारी वर्ग की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि उसको धरना देना नहीं आता। व्यापारी जो है वो शांति प्रिय तरीके से अपनी बात लिखित में या बड़े ही सद्भाव से जाके अपने सरकार के नुमाइंदों को जाहिर करता है, अपना दुख बताता है, पर उसको धरना नहीं देना आता। हमारी बड़ी संवेदना है हमारे किसान भाइयों के साथ कि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कोई लॉ उनकी मर्ज़ी के खिलाफ लागू किया जा रहा है, अगर उससे उनको कोई असहमति है तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि उनके द्वारा जाहिर की गई असहमति को दूर किया जाए और उनकी बात पे ध्यान दिया जाए। केंद्र सरकार ने लिखित में तो नहीं पर मुँह ज़ुबानी ये ज़रूर कहा है कि एमएसपी जो है वो नहीं हटाई जाएगी। तो हमारी यही एक प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि किसान भाइयों की जो भी कोई गिला शिकवा है उसको टेबल पे बैठ के या तो रिजॉल्व करे, और किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि अगर आपका कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कृपया जनजीवन को सामान्य तरीके से चलने लायक ट्रेन ट्रैक्स को खाली करवाएं ताकि बिज़नेस, एग्रीकल्चर और एक नॉर्मल लाइफ ये तीनों हैम्पर ना हो। क्योंकि अगर पैसेंजर ट्रेन्स भी नहीं चलती हैं तो जो हमारे यहाँ पे माइग्रेंट लेबर है, देखिए हमारे यहाँ का जो यूथ है वो तो कनाडा या यूके में काम करता है, और जो हमें यहाँ काम करने वाले श्रमिक अवेलेबल होते हैं वो बाई ट्रेन ही आते जाते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, कलकत्ता और देश के अन्य इलाकों से। तो उनके आवन जावन में भी इस टाइम एक हर्डल पैदा हो रही है, उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसान भाइयों का केंद्र सरकार से कोई भी तालमेल में या कोई भी झगड़ा है तो उसको केंद्र में जाके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से बार बार उनसे मिलके रिजॉल्व कराएं जैसे भी है। देखिए एक बात है, सरकार जो है वो राजा है और हम प्रजा है, तो राजा जो है उसके पास जाके उसके दरबार में हमें अपनी बात जाहिर करनी पड़ती है। ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। हाँ, सिर्फ आजकल डेमोक्रेसी होने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई सरकार अपनी जनता की बात आज नहीं सुनती है तो उसका खामियाजा उसको कल भुगतना पड़ता है। तो वो कल जब आएगा वो ऑटोमेटिकली the election results will themselves tell what is going to happen and what is not going to happen. So the government is very fearful of that always, and that is the best part of democracy.